Hi friends, so today we are going to start with the new chapter that is a mole concept. मोल concept बहुत ही important chapter है, केमिस्ट्री में हर जगह इसको अप्लाई किया जा सकता है. सो बड़े ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना बेटे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोल कॉन्सेप्ट. तो अब जब हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि मोल है क्या, व्हाट इज अ मोल. तो मोल है क्या? मोल एक यूनिट है किसी भी क्वांटिटी को काउंट करने के लिए. तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज अ यूनिट, इट इज यूनिट टू मेजर क्वांटिटी. सो मोल इज अ यूनिट टू मेजर क्वांटिटी. तो क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? मोल बोल सकते हैं. अब जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को आप तीन तरीकों से मेजर कर सकते हैं. कौन कौन सा? सबसे पहला वे है हमारे पास, उसको आप काउंट कर सकते हैं. यू कैन काउंट पार्टिकल, उसके काउंट कर सकते हैं. दूसरा, आप उसका वेट ले सकते हो. क्या ले सकते हो? वेट ले सकते हो. तीसरा, आप उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हो. क्या मेजर कर सकते हो? वॉल्यूम मेजर कर सकते हो. सो मोल क्या है? यूनिट टू मेजर क्वांटिटी. और क्वांटिटी को मेजर करने के तीन तरीके हैं. उसको काउंट कर लीजिए, या उसका वेट ले लीजिए, या उसका वॉल्यूम ले लीजिए. ठीक है. तो सबसे पहले हम ये मेथड देखेंगे काउंटिंग का, फिर वेट का, फिर किसका देखेंगे? वॉल्यूम का. तो अब हमारे पास, अगर हमारे पास पूछा जाए कि वन मोल है क्या, अगर मैं काउंटिंग की फॉर्म में पूछूं वन मोल है क्या, जैसे हम कई बार क्या होता है, सब्जी मंडी जाते हैं. सब्जी मंडी जाए तो कोई फड़ी वाला है तो उसको हम बोल देते हैं भैया 1 डजन बनाना देना. जैसे ही हम 1 डजन बनाना बोलते हैं उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ रहा है यू आर आस्किंग फॉर द 12 बनानास. या फिर कोहली आपका 100 रन पूरे करता है, हम कहते हैं सेंचुरी हो गई. जैसे डजन हुआ, सेंचुरी हुई, हमारे पास 1000 हुआ, मिलियन हुआ, बिलियन हुआ, ट्रिलियन हुआ. वैसे ही मोल जो होता है, जब भी आपसे पूछा जाए, जैसे एक मोल का मतलब 12 चीजें होती है, वैसे ही एक मोल का मतलब क्या होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. क्या बोला बेटे मैंने? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल. तो जब भी आपको कोई एक मोल बोले कि ये मेरे पास एक मोल है, तो इसका मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 है. जैसे मैं बोल दूं मेरे पास 1 मोल ऑफ पेन है. अगर मैं बोल दूं मेरे पास 1 मोल ऑफ पेन है, तो इसका मतलब क्या है? मेरे पास कितने पेन है? 6.02 इंटू 10⁻23 पेन हैं. अगर मैं बोल दूं मेरे पास 1 मोल ऑफ बुक्स हैं, 1 मोल ऑफ बुक्स का मतलब मेरे पास कितनी बुक्स है? 6.02 इंटू 10⁻23 क्या है? बुक्स है. वैसे ही अगर मैं, ये तो बात होगी पेन की, बुक्स की. अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, मैं अब कार्बन एटम की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास कितने कार्बन एटम है? 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स हैं. कितने एटम्स है? कार्बन एटम्स है. वैसे ही अगर मैं बोल दूं मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इसका मतलब मेरे पास कितने मॉलिक्यूल है? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वैसे ही अगर मैं बोल दूं मेरे पास 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयन है, Na पॉजिटिव आयन है, तो मैं आयन की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास 6.02 इंटू 10⁻23 आयन्स है. क्लियर है जी? कोई दिक्कत इसमें? तो जब भी आपको पूछा जाए कि 1 मोल का मतलब है आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है. हमेशा के लिए याद रखिए. जैसे आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि 1 डजन का मतलब 12 चीजें होती है, वैसे ही 1 मोल का मतलब क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहां पे. तो हम यहां पे 1 मोल को अगर काउंटिंग करना चाहें तो इस तरीके से काउंट कर सकते हैं. अब दूसरी चीज मेरे पास, मैंने आपको क्या बोला? 1 मोल इतने के बराबर है, तो 2 मोल कितने के बराबर होंगे? मेरे पास 1 मोल
अब मेरे पास अगर 1 मोल जो है 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। 2 मोल्स किसके बराबर होंगे बेटे? 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इसको आप एन नोट या एन ए भी लिखा होता है बुक्स में, 2 इंटू एन नोट भी लिख सकते हो। तो अगर मेरे पास x मोल्स हो, क्या हो बेटे? x मोल्स हो, तो उसका मतलब कितने पार्टिकल्स हैं मेरे पास? x इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ जाए और आपको मोल्स निकाल के पार्टिकल निकालने हो, तो आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। लेट अस सपोज आपको बोल दिया गया यू हैव द 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड नंबर ऑफ molecule of carbon dioxide in 3 mole of CO2। आपके पास 3 मोल CO2 के दिए गए हैं, आपको क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं CO2 के। तो आपके पास फार्मूला क्या है मेरे पास यहां पे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर होंगे बेटे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल्स, जितने मोल्स हैं, इनटू एवोगैड्रो नंबर। इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास मोल कितने हैं? 3, और एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो आप यहां से इस तरीके से इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो। अब इसी फार्मूले को हम रिवर्स में भी देख सकते हैं। रिवर्स में कैसे देख सकते हैं बेटे? जैसे मैंने क्या लिखा यहां पे? मैंने लिखा 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल। इतने पार्टिकल मिलके 1 मोल बनाते हैं, तो एक पार्टिकल से कितने मोल होंगे? इसको इस साइड ले जाएंगे। 1 पार्टिकल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 मोल्स के बराबर होगा। तो अगर मुझे x पार्टिकल दे रखे होंगे, x पार्टिकल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 मोल्स के बराबर होगा। तो अब इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास? x हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो हमारे पास अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर पार्टिकल दे रखे हैं और पार्टिकल से आपको मोल्स निकालने हैं, if in a problem particle is given and we have to find out number of moles and we have to find number of moles, तो क्या फार्मूला लगाओगे? x क्या थे? पार्टिकल गिवन इन द प्रॉब्लम, डिवाइड बाय n नोट। सो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका? एन नोट आ जाएगा। सो आपका सबसे पहला फार्मूला क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल अगर आपको क्वांटिटी से निकालने हो, नंबर ऑफ मोल किससे निकालने हो? क्वांटिटी से निकालने हो, तो कैसे निकाल सकते हो? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? एन नोट आ जाएगा। क्लियर है हमारे पास? तो इस तरीके से जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम दे दी, मुझे बोल दिया गया कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इन 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको प्रॉब्लम में क्या दिया गया? आपको कार्बन डाइऑक्साइड के 3.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। जैसा कि मैंने बोला आपको, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं और उसको आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो मोल्स का फार्मूला क्या बताया मैंने आपको? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल कौन से? जो प्रॉब्लम में दे रखे हैं, डिवाइड बाय क्या आएगा बेटे? एवोगैड्रो नंबर। कितने पार्टिकल दे रखे हैं प्रॉब्लम में? 3.02 इंटू 10⁻23, तो 3.01 इंटू 10⁻23 दे रखे हैं, और
एवोगैड्रो नंबर कितना होता है आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻⁴ क्या है 23। तो ये कट जाएगा मेरे पास, तो क्या आ जाएंगे यहां 0.5 मोल्स आ जाएंगे। इट विल बी इक्वल टू 0.5 मोल। सो पहला फार्मूला आपका क्या था, पहला फार्मूला क्या था, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, प्रॉब्लम में मोल्स दे रखे हैं तो उसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला आपका क्या आ जाएगा, अगर आपकी प्रॉब्लम में नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं और आपको मोल्स निकालने हैं तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे, मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एन नोट। ठीक है, सो हम यहां मोल से क्या कर सकते हैं, पार्टिकल भी निकाल सकते हैं और पार्टिकल को मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट वन, अब हमारे पास मान लो मेरे पास ये एक एटम है, ये जो पेन है ये एक एटम है, मैंने इसका ऐसे रखा, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा बेटे। एक एटम और रखा, वेट और ज्यादा हो जाएगा, एक एटम और रखा, वेट और ज्यादा हो जाएगा, एक एटम और रखा, ऐसे करते करते मैंने यहाँ पे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम रख दिए। उनका भी कोई कुछ वेट होगा। अब क्वेश्चन है कि उनका वेट कितना होगा, तो मैंने 1 मोल रख दिया। तो अगर मेरे पास 1 मोल एटम्स हैं या 1 मोल मॉलिक्यूल है तो उनका भी कुछ ना कुछ वेट होगा। तो मैं उसको वेट की फॉर्म में भी मेजर कर सकता हूं। पहले मैंने मेजर किया उसको काउंट करके, मैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका एक काउंटिंग है, दूसरा उसका वे ले सकता हूं, तीसरा वॉल्यूम। तो अब मुझे ये देखना है कि 1 मोल का वेट कितना होता है, 1 मोल का क्या है वेट कितना होता है। सो अभी अभी मैंने आपको बताया 1 मोल जो है वो एन नोट पार्टिकल्स के बराबर है, एन नोट पार्टिकल के क्या है बराबर है। अब 1 मोल का वेट कितना होता है, 1 मोल का जो वेट होता है बेटे इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक वेट। अगर एटम दे रखे हैं तो ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर है, अगर मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है। तो अब ये नई टर्म क्या आ गई, ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो इस टर्म को डिस्कस करने से पहले हम एटॉमिक वेट जो कि आपने 9th और 10th में पढ़ा है तो उसको मैं क्विक रिवाइज कर दूंगा। एटॉमिक वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, या ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एटॉमिक वेट। कौन सा वेट बेटे, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट की सिंपल डेफिनेशन, एटॉमिक वेट क्या है हमारे पास, ठीक है, वेट ऑफ एन एटम, एक एटम का वेट, वेट ऑफ एन एटम, वेट ऑफ एन एटम। एक एटम का वेट जो है वो क्या है मेरे पास एटॉमिक वेट है, नंबर 1। नंबर 2, ये किस में एक्सप्रेस किया जाता है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, इट इज expressed in atomic mass unit। atomic mass unit या U is a unified mass, atomic mass unit या फिर क्या है unified mass। और atomic mass unit किसके बराबर होता है, AMU, atomic mass unit या U is equal to 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 के बराबर होता है। तो एटॉमिक वेट क्या है, वेट ऑफ एन एटम, एक एटम का वेट, और इसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट में या यूनिफाइड मास में। और 1 AMU किसके बराबर है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अब हम जो एटॉमिक वेट निकालते हैं वो हम डायरेक्ट एटॉमिक वेट नहीं निकालते, वो हम क्या निकालते हैं, किसी के रिलेटिवली निकालते हैं, किसी के कंपैरिजन में निकालते हैं। अब किसके कंपैरिजन में निकालते हैं, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, C12 कार्बन 12 के कंपैरिजन में निकालते हैं। किसके कंपैरिजन में निकालते हैं, कार्बन 12 के कंपैरिजन में निकालते हैं। तो पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको, तो यहां पे हम क्या लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक वेट लेते हैं। क्या लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक वेट लेते हैं। सो रिलेटिव एटॉमिक वेट क्या है तुम्हारे पास,
ठीक है। सो रिलेटिव एटॉमिक वेट जो होता है, इट इज द वेट ऑफ एटम, इट इज वेट ऑफ एटम, ठीक है, रिलेटिव, रिलेटिव और इन कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू वेट ऑफ 1/12 mass of an carbon 12. So it is weight of atom. Relative atomic weight क्या है? Weight of an atom in comparison to किसका weight? Weight of 1/12 mass of an carbon 12. 1/12 mass of carbon 12 किसके बराबर होता है? It is equal to AMU. तो किसी भी एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक वेट होता है वो किसके कंपैरिजन में होता है? वो AMU के कंपैरिजन में होता है। किसके कंपैरिजन में होता है? AMU के कंपैरिजन में होता है। और AMU की वैल्यू क्या है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम है। ठीक है, क्लियर है। जैसे मुझे अब मैं एक बार AMU की वैल्यू निकाल के आपको बता देता हूं। AMU की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? 1 AMU, मैंने क्या बोला? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU? 1 AMU जो है इट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12। तो आप एक कार्बन 12 का मास निकालिए, उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका AMU आ जाएगा। जैसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 क्या होता है? 12 ग्राम के बराबर होता है। और हमें पता है 1 मोल किसके बराबर है? 1 मोल जो है 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम। कितना है? 12 ग्राम के बराबर है। मुझे एक एटम का मास निकालना है तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये एक एटम का मास आ गया, कार्बन के एक एटम। और जब मेरा एक एटम का मास आ गया उसको किससे डिवाइड कर देना है? 12 से डिवाइड कर देना है। तो 1 AMU या U इज इक्वल टू 1/12 इंटू एक एटम का मास, कार्बन के एक एटम का मास कितना है? 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम। सो 12 से 12 कट गया। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। तो 1 AMU क्या होता है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, हम जब भी एटॉमिक मास लेते हैं वो डायरेक्ट एटम का मास नहीं होता, वो मास होता है किसी और एटम के कंपैरिजन में। IUPAC के टाइम पे अलग अलग स्टैंडर्ड मानेंगे। तो अब लेटेस्ट स्टैंडर्ड जो चल रहा है वो चल रहा है कार्बन 12। तो होता क्या है, हम एक कार्बन एटम का मास निकालते हैं, उसको 12 से डिवाइड करते हैं, वो आता है आपके पास एक AMU के बराबर या एक U के बराबर। तो उसके कंपैरिजन में जो एटम का मास होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास इन कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में? 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे? एटॉमिक मास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या है, मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं। हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 AMU। अगर AMU की फॉर्म में पूछा जाए या U की फॉर्म में पूछा जाए तो मैं ऐसे लिखूंगा,
पर अगर ग्राम में पूछ लिया जाए तो क्या लिखूंगा, 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मैंने AMU की वैल्यू डाल दी। वैसे ही मुझसे हीलियम का पूछ लिया जाए, किसका पूछ लिया जाए बेटे, हीलियम का पूछ लिया जाए। हीलियम का कितना होता है, 4U, U मतलब यूनिफाइड मास। तो हीलियम के एक एटम का मास 1U है। 1U है तो क्या आ जाएगा, सॉरी 4U है, 4U है तो U की वैल्यू 4। अगर U में दिया गया हो ऑप्शन तो ये लिखना है 4U, अगर ग्राम में लिखा हो तो 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। वैसे ही अगर मुझसे पूछ लिया जाए यहां पे ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U, U में ऑप्शन हो तो ये लिखनी है, अगर ग्राम में हो तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा आप वो लिख दोगे, ठीक है। सो इस तरह से मैं क्या निकाल सकता हूं, एटॉमिक मास निकाल सकता हूं। तो एटॉमिक मास जो होता है वो एक एटम का मास है। किसका मास है, एक एटम का मास है, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूं, मैंने कहां से स्टार्ट किया था, मैंने कहा था एक मोल जो होता है वो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला था, एक मोल का जो मास है वो कितना होता है, अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर है, अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है। तो अभी हम देखने जा रहे थे ग्राम एटॉमिक वेट क्या है। अभी तो हमने एटॉमिक मास देखा, और एटॉमिक मास क्या था, एक एटम का मास। और किसके कंपैरिजन में, कार्बन 12 के कंपैरिजन में, जब उसके एक एटम का मास निकाल के 12 से डिवाइड किया गया हो। अब ग्राम एटॉमिक मास देखना हमने, ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है। आपकी बुक्स में लिखा होगा, क्या लिखा होगा ग्राम एटॉमिक वेट, इट इज एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो तो मेरे पास ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। बट आप याद रखो बेटे, ग्राम एटॉमिक वेट होता क्या है, ये आपको बुक्स में लिखा होगा। जो भी आपका एटॉमिक मास है उसको ग्राम में लिख दो। जैसे मान लो मेरे पास कार्बन है, कार्बन का अगर आपसे ग्राम एटॉमिक वेट पूछा गया हो तो क्या आ जाएगा, 12G, 12 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक वेट किसके बराबर है, 12 ग्राम के बराबर है। वैसे ही आपसे हीलियम का पूछ लिया जाए वो कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। अगर यहां U लिखा होता तो वो एक एटम का मास होता, G लिखा है तो वो ग्राम एटॉमिक वेट है। अब ये तो आपकी बुक्स में लिखा होगा, इट इज एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है, ग्राम एटॉमिक वेट होता है एक मोल एटम का वेट। इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, एक मोल एटम का मास। मतलब ग्राम एटॉमिक वेट क्या हुआ तुम्हारा, मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। ग्राम एटॉमिक वेट, इतने एटम्स का जो वेट होगा वो ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होगा। या फिर मैं ग्राम एटॉमिक वेट को क्या लिख सकता हूं, इट इज मोलर मास ऑफ एटम्स। ठीक है, तो मोलर मास का मतलब एक मोल एटम का मास, मोलर मास ऑफ एटम, एक मोल एटम्स का मास जो होगा। सो ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है, जब एटॉमिक वेट को आप ग्राम में लिख दोगे तो उसको ग्राम एटॉमिक वेट बोलेंगे। या फिर ग्राम एटॉमिक वेट का सीधा सा फंडा, अगर मेरे पास एक मोल एटम है, एक मोल एटम का जो मास होगा, एक मोल का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम का जो मास होगा उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कार्बन का जो एटॉमिक मास लिखा होता है वो लिखा होता है 12 ग्राम पर मोल लिखा होता है, वो एक मोल का मास होता है। किसका मास होता है, एक मोल का क्या होता है, मास होता है। सो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक मास। तो अब हम लिख लेते हैं यहां पे, जैसे मैं लिख लेता हूं यहां एटॉमिक मास
इस साइड लिख लेता हूं ग्राम एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास क्या होगा 1U। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। ग्राम एटॉमिक वेट 1 ग्राम। ये 1 ग्राम क्या है, एक मोल का मास है। दिस इज 4 1 मोल। किसके लिए, 1 मोल के लिए। वैसे हीलियम के लिए एटॉमिक मास, हीलियम के एक एटम का मास 4U, उसके एक मोल का मास 4 ग्राम। मतलब अगर उसके पीछे ग्राम लिखा गया है तो वो एक मोल का मास है, अगर यू लिखा गया है तो वो एक एटम का मास है। कार्बन के एक एटम का मास 12U और कार्बन के एक मोल का मास 12 ग्राम। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 6U, ऑक्सीजन के एक मोल का मास 6 ग्राम। ठीक है, सो पता लग गया आपको एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में क्या फर्क है, या एटॉमिक वेट में क्या फर्क है। एटॉमिक मास एक एटम का मास, ग्राम एटॉमिक मास एक मोल का मास। एक मोल का जो मास होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास, ग्राम एटॉमिक वेट होगा। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। इसके साथ चलते चलते ही हम एक और चीज देख लेते हैं। हम जनरली जो हमारा एटॉमिक मास होता है, जब आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो, वो किस में होता है, फ्रैक्शन में होता है। किस में होता है, अभी तो मैंने फ्रैक्शन में नहीं लिखा, क्या होता है वो फ्रैक्शन में होता है। तो हम जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। क्या लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई वी टेक द एवरेज एटॉमिक मास। हम एवरेज एटॉमिक मास क्यों लेते हैं। हम एवरेज एटॉमिक मास इसलिए लेते हैं क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट है उन सब के आइसोटॉप्स होते हैं। क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। अब जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन ली। क्या ली, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है इसका O का मास 16 भी होता है, दूसरे आइसोटॉप का मास कितना है, 18 भी। 16 भी है और क्या है, 18 भी है। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन का एक आइसोटॉप कार्बन 12 होता है, एक क्या होता है, कार्बन 14 होता है। अब इस कंटेनर को जब मैं वे करूंगा, उसके अंदर इसका वेट भी आएगा और इसका वेट भी आएगा। क्या आएगा, इसका, दोनों का वेट आएगा, दोनों आइसोटॉप का बेस आएगा। जब इसको वे करूंगा तो इसका वेट भी आएगा और इसका वेट भी आएगा। तो ऐसा तो है नहीं मैं इसको अलग कर दूंगा, इसी का वेट ले लूंगा। जब मैं वेट लूंगा तो दोनों का वेट आएगा। तो इन आइसोटोप के कारण मुझे क्या लेना पड़ता है, एवरेज एटॉमिक मास लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एवरेज एटॉमिक मास लेना पड़ता है। तो व्हाई वी टेक एवरेज एटॉमिक मास, वी टेक एवरेज एटॉमिक मास बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की प्रेजेंस की वजह से हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। और एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, क्या होगा मेरे पास, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप, जो भी तुम्हारा आइसोटॉप है, एक आइसोटॉप की परसेंटेज, इनटू आइसोटॉपिक मास, आइसोटॉपिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप। सो आइसोटॉपिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप, ठीक है, प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटॉप इनटू आइसोटॉपिक मास ऑफ, आइसोटॉपिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप। अगर तीसरा आइसोटॉप है तो प्लस परसेंटेज ऑफ थर्ड आइसोटॉप इनटू आइसोटॉपिक मास ऑफ थर्ड आइसोटॉप डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर परसेंटेज ना दे रखी हो, क्या दे रखी हो, परसेंटेज ना दे रखी हो, फ्रैक्शन दे रखी हो, तो फ्रैक्शन के केस में आपने 100 से डिवाइड नहीं करना है। उस केस में आप क्या करोगे, फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप इनटू आइसोटॉपिक मास
ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, पहले आइसोटोप का मास, प्लस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आइसोटोप, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू आइसोटोपिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप का मास। ठीक है, सो एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इंटू आइसोटोपिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप इंटू आइसोटोपिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, या फिर फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इंटू आइसोटोपिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आइसोटोप इंटू आइसोटोपिक मास ऑफ द सेकंड आइसोटोप। तो आप यहां पे एवरेज एटॉमिक मास भी निकाल सकते हो। एटॉमिक मास क्या है, एक एटम का मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, एक मोल एटम का मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, जो भी आइसोटोप्स की एवरेज आ रही है उससे जो एवरेज एटॉमिक मास आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। तो इसके बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किस किस तरह से इसके बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो हमारे पास मान लो अब एवरेज एटॉमिक मास पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मान लो मुझे यहां पे एलिमेंट दे रखा है, उसकी परसेंटेज दे रखी है और उसका एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे मुझे कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, अब कार्बन की 12 की परसेंटेज क्या है, 98.89 परसेंटेज, और इसका एटॉमिक मास 12U, ये इसका एटॉमिक मास हो गया। कार्बन 13 की परसेंटेज 1.108 और इसका एटॉमिक मास मेरे पास 14U, या आइसोटोपिक मास जिसको मैंने बोला था, आइसोटोप का मास। अब इसकी परसेंटेज 2 × 10⁻⁻10 और इसका एटॉमिक मास, सॉरी इसका 13 है, इसका 14U है। अब मुझे इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा बेटे, मैंने क्या बोला, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। फर्स्ट आइसोटोप की परसेंटेज क्या है, 98.89 इनटू इसका आइसोटोपिक मास, उसका मास कितना है 12 प्लस, ठीक है, आप U लिख सकते हो यहां पे, U बाद में आप कॉमन ले लोगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप प्लस 1.108 इनटू आइसोटोपिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप 13U प्लस परसेंटेज ऑफ थर्ड आइसोटोप 2 × 10⁻⁻10 इनटू उसका आइसोटोपिक मास कितना है 14U डिवाइड बाय 100 कर दोगे। इन सब में से आप U कॉमन ले लीजिए। U मतलब आप क्या निकाल रहे हो बेटे, एक एटम के लिए निकाल रहे हो। किसके लिए निकाल रहे हो, एक एटम के लिए निकाल रहे हो। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास राउंड अबाउट आ जाएगा 12.01U। तो एक एटम का, एक कार्बन के एटम का एवरेज एटॉमिक मास हमारा क्या होगा, 12.01U होगा। क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बेस पे हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा टाइप क्या पूछा जा सकता है आपके पास, मान लो आपको एवरेज एटॉमिक मास दे दिया गया। क्या है, कोई आपके पास X एटम है, एक X एटम है, उसका एवरेज एटॉमिक मास आपको दे दिया गया। एवरेज एटॉमिक मास, मान लो वो एवरेज एटॉमिक मास दिया गया आपको 11 U, कितना दिया गया, U दिया गया। ठीक है, उसमें से आपको बोला गया कि इट हैज 2 आइसोटोप। फर्स्ट आइसोटोप का मास है 10U और सेकंड आइसोटोप का मास है आपके पास 11U या फिर
11u, कितना हो जाएगा 11, सॉरी इसको कर देते हैं 12u, कितना कर देते हैं 12u कर देते हैं। मुझे क्या दिया गया, एवरेज एटॉमिक मास दे दिया गया, पहले आइसोटोप का मास दे दिया गया, सेकंड आइसोटोप का मास दे दिया गया। अब मुझे उसने क्वेश्चन में ये पूछा कि आप दोनों की परसेंटेज निकालो, दोनों की क्या निकालो बेटे, परसेंटेज निकालो। यहाँ तो 50-50 आ जाएगी, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ 13 कर लेता हूँ, कितना कर लेता हूँ 13। तो मुझे दोनों की परसेंटेज निकालनी है। तो अगर ये दोनों मिला के 100% के बराबर हैं, अगर दो आइसोटोप है तो दोनों की टोटल परसेंटेज तो 100% होगी। अगर मैं एक की परसेंटेज x% मान लूं तो इसकी परसेंटेज क्या होगी बेटे 100 माइनस एक्स, कितनी होगी 100 माइनस एक्स। अब मेरे पास फार्मूला है, फार्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, फर्स्ट आइसोटोप की परसेंटेज आपने क्या मानी x, आइसोटोपिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितना है 10u, प्लस क्या था फार्मूला, परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप, सेकंड आइसोटोप क्या है उसकी परसेंटेज 100 माइनस एक्स, एंड आइसोटोपिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप कितना हो जाएगा इनटू 13u, डिवाइड बाय क्या आएगा आपका 100। आप u कॉमन ले लीजिए, उसको कैलकुलेशन में अभी नहीं रखेंगे हम, u को बाहर निकाल लेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे 10x प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 13, u बाहर निकाल लिया, डिवाइड बाय क्या आएगा आपका 100। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास, और एवरेज एटॉमिक मास कितना दे रखा है 11u, तो ये u और ये u मेरा कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा मेरे पास 11 इज इक्वल टू 10x, ये वाला 10x 1300 प्लस 1300 माइनस 13x डिवाइड बाय 100। इसको इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा 1100 इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे माइनस 3x प्लस 1300, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, 3x इज इक्वल टू 1300 माइनस 1100 इज इक्वल टू 200, 3x, x इज इक्वल टू 200 बाय 3, 200 बाय कितना आ जाएगा 3, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहां पे 66.66। सो x किसको माना था आपने, इसको माना था, तो इसकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी मेरे पास 66.66, ठीक है। और मेरे पास x इतना आ गया, तो मेरे पास सेकंड की परसेंटेज कितनी आ जाएगी, सेकंड की 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो मेरे पास 33.37% आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमें वो एवरेज एटॉमिक मास भी निकालने को बोल सकता है, मुझे एक की परसेंटेज निकालने को बोल सकता है, दोनों में से। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपके पास एवरेज एटॉमिक मास दिया होगा, आपके पास परसेंटेज दी होगी, आप वो बोलेगा इसमें से एटॉमिक मास निकालो हैवियर आइस, या फिर मेरे पास क्या निकालो एटॉमिक मास निकालो। तो वेरिएबल मेरे पास एक दे दिया होगा तो एटॉमिक मास भी आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से मेरे पास एवरेज एटॉमिक मास पे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार मैं वापस आता हूं, वापस हमने कहां से स्टार्ट किया था, वापस हमने स्टार्ट किया था कि एक मोल जो होता है, एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, और एक मोल का जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। अगर एटम्स है, अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो अभी हमने एटॉमिक मास डिस्कस कर लिया और ग्राम एटॉमिक मास भी डिस्कस कर लिया। अब हमें डिस्कस करना है मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, जहां मॉलिक्यूलर मास क्या है। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर मास की, किसकी बात करूं, मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल,
expressed in AMU और U। सिंगल मॉलिक्यूल का मास इज मॉलिक्यूलर मास, जिसको AMU में एक्सप्रेस किया जाएगा या U में एक्सप्रेस किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। सो जैसे मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, आपको बताया गया होगा कि कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सिंगल मॉलिक्यूल। तो मैं पहले लिख देता हूं एटॉमिसिटी, अगर किसी को ना पता हो, एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स इन सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? जैसे मेरे पास CO2 है, CO2 में कार्बन की एटॉमिसिटी क्या है? 1, एक ही एटम है। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है? 2। सो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी। सो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है मेरे पास? मॉलिक्यूलर मास मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल समेशन ऑफ क्या आ जाएगा मेरे पास? एटॉमिसिटी, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, इनटू एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, सिंगल एटम का मास। तो जैसे मुझे CO2 का निकालना है, CO2 का निकालना है तो CO2 की एटॉमिसिटी क्या है? 1। CO2 में कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12U। एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं, एक एटम की मास। प्लस ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है? 2, और इसका एटॉमिक मास क्या है? 16U। 16U। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? U हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 12 प्लस 32 44U हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44U हो जाएगा। सो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास 44U। अगर आप इसको ग्राम में लिखना चाहो तो U की वैल्यू डाल दीजिए, क्या आएगी? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आ जाएगी। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है? कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर मॉलिक्यूलर मास की भी आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या होगी? एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या थी? एटॉमिक मास की या रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या थी? It is a mass of an atom in comparison to 1/12 mass of 1 carbon 12. 1/12 mass of 1 carbon 12 क्या था? AMU. So it is a mass of atom in comparison to AMU. या फिर मेरे पास मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन पूछा जाए तो आप लिख सकते हो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैन बी डिफाइंड एज मास ऑफ एन मॉलिक्यूल। एन मॉलिक्यूल मतलब सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इन कंपैरिजन टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। वैसे ही मेरे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, इसको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हो। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दो तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। जा अगर मैं सिंपल भाषा में बोलना चाहूं, एक मोल मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो क्या होगा? मेरे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। जा मैं इसको लिख सकता हूं, एक मोल का मतलब क्या है? मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल का मास जो होगा वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। सो मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, जब मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास जो होगा वो किसके बराबर होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। जैसे मैं यहां पे लिख लूं मॉलिक्यूलर मास, मैं बार बार बोल रहा हूं मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास
एक मोल मॉलिक्यूल का मास, 1 मोल का मास। सो अगर मैं बात करूं CO2 की, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास आपने अभी भी निकाला कितना, 44U। पर अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना चाहूं तो क्या आएगा, 44 ग्राम आएगा। क्या आएगा, 44 ग्राम आएगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या है, मास ऑफ 1 CO2 कितना है, 44U। 44U का मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक मॉलिक्यूल का मास इतना है। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना तो आपको इतने मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है। तो मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितना होगा, इज इक्वल टू 44 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻⁻23। ये कट जाएगा, 10⁻⁻1 रह जाएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। तो ऑलमोस्ट ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये क्या था मेरे पास, ग्राम में था, 44 ग्राम हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास को यू में लिख दो तो एक मॉलिक्यूल का मास, उसको ग्राम में लिख दो तो वो 1 मोल का मास, क्योंकि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू अवोगाद्रो नंबर वो 1 के बराबर होता है। ठीक है। वैसे ही अगर मैं H2O की बात करूं, H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 18U। पर अगर मुझसे पूछ रहे हैं H2O के 1 मोल का मास कितना होगा, वो होगा 18 ग्राम। कितना होगा, 18 ग्राम। वैसे ही मेरे पास कोई और मॉलिक्यूल ले लिया जाए, अपना SO2 ले लिया जाए, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का 32 इंटू 32 64U एक मॉलिक्यूल का मास। अगर 1 मोल का मास पूछा जाए तो मैं लिखूंगा 64 ग्राम लिख दूंगा। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्राम एटॉमिक मास एंड मेरे पास क्या है, ग्राम, डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। सो एक बार मैं फिर से वापस आ रहा हूं बेटे। 1 मोल का मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल। 1 मोल का मतलब था हमारे पास 1 मोल जो था, इट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल। और 1 मोल का वेट कितना होता है, अगर एटम्स है तो ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होगा, अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 मोल को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां से भी हम 2 फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। पहला फार्मूला, अगर मुझे क्वेश्चन में मोल दे रखे हों और वेट निकालना हो, ठीक है, इफ मोल इज गिवन एंड वी हैव to find weight of substance, क्या निकालना है, weight of substance निकालना है। सो 1 मोल का मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, 2 मोल का मास 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मोल का मास 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मोल का मास 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो weight of substance इज इक्वल टू, जितने मोल्स आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक वेट। अगर एटम का निकालना है तो ग्राम एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर मॉलिक्यूल का निकालना है तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है जी, कोई दिक्कत। तो पहला फार्मूला, अगर आपके न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या दे रखा है, वहां पे उसके मोल्स दे रखे हैं, तो आप उसके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वेट आ जाएगा। ठीक है। दूसरा फार्मूला मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, इसको आप कॉमन लिख सकते हो मोलर मास। क्या लिख सकते हो, मोलर मास। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। ठीक है। सो मोलर मास जो होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल, ये 1 मोल बनाता है। क्या बनाता है, 1 मोल बनाता है। ठीक है। मोलर मास किस में होता है बेटे, ग्राम में, मैंने जैसा कि आपको बताया।
इतने ग्राम, अगर ग्राम जो है वो 1 मोल बनाते हैं तो 1 ग्राम कितना बनाएगा, इसको नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, तो 1 ग्राम विल कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, अगर मेरे पास उसने x ग्राम दे रखा है, x ग्राम विल कॉन्स्टिट्यूट 1 बाय मोलर मास इंटू x। x क्या है तुम्हारा, गिवन वेट। x क्या है, गिवन वेट। इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं हम। तो अगर तुम्हारी प्रॉब्लम में वेट दे रखा है सब्सटेंस का और हमें मोल्स निकालने हैं, तो देखो बेटे यहां पे क्या आए, यहां पे आए मोल्स आए। आपको x ग्राम सब्सटेंस का वेट दे रखा है, आपको मोल्स निकालने हैं। जितना वेट दे रखा है उसको ऊपर रखिए, डिवाइड बाय मोलर मास कीजिए। तो मोल्स का फार्मूला क्या आ जाएगा, मोल्स इज इक्वल टू, अगर आपको मोल निकालने हो, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो आपके अभी तक के 3 फार्मूले हो गए। पहला नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो मेरे पास क्या आएगा, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। दूसरा, अगर आपको मोल निकालने हैं फ्रॉम पार्टिकल्स तो गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है, तो क्या आएगा, मोल्स इंटू मोलर मास, ग्राम एटॉमिक वेट या फिर ग्राम मोलिकुलर मास, इसको मैंने मोलर मास लिख दिया। अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो क्या आएगा, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये 4 फार्मूले आपको याद रखने हैं। क्लियर है? तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, मोल्स। फोर्थ वन इज तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो मोल है, एक मोल के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। दूसरा, एक मोल जो है, अगर एटम की बात करें तो वो ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर है, अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है। अब बात आती है कि एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। जैसे मान लो ये पेन जो है एक एटम है, एक एटम को मैंने यहाँ रखा, ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। 2 एटम रखूंगा ज़्यादा स्पेस, 3 रखूंगा और ज़्यादा स्पेस। जब मैं 6.023 इंटू 10⁻23 मतलब 1 मोल रख लूँगा तो वो भी तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे ना। तो वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, 1 मोल जो है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इट ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। पर ये कंडीशन आपने तभी लगानी है इफ सब्सटेंस इज गैस, सब्सटेंस आपकी, सब्सटेंस जो हो गैस है, गैस हो, और कंडीशन क्या हो, एसटीपी की कंडीशन हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, गैस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm। तो जब आपके न्यूमेरिकल में टेम्परेचर 273 केल्विन दिया गया हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया गया हो, तब आपने ये कंडीशन लगानी है। तो इससे मैं ये भी लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ n मोल्स, n मोल्स का वॉल्यूम लिखना हो मुझे। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, 2 का मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का 3 से मल्टीप्लाई। अगर n मोल का निकालना हो तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, n इंटू 22.4, मतलब मोल्स ऑफ सब्सटेंस, मोल्स इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। अब मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास कोई गैस है 22.4 लीटर ऑफ गैस, कोई भी गैस हो, वो N2 हो, O2 हो, H2 हो, कोई भी गैस हो, कोई मतलब ही नहीं है, अगर उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है, ठीक है, 22.4 लीटर ऑफ गैस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस, वो 1 मोल ऑफ गैस के बराबर होगी। तो इतने लीटर मिलके 1 मोल बनाते हैं। तो 1 लीटर कितने मोल बनाएगा, 1 लीटर ऑफ गैस वो बनाएगा 1/22.4 मोल्स।
तो x लीटर कितने बनाएंगे, x लीटर ऑफ गैस कितने बनाएंगे, x डिवाइड बाय 22.4 मोल्स। मतलब गिवन वॉल्यूम इन प्रॉब्लम, गिवन वॉल्यूम लीजिए डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो अगर हमने समराइज करना हो इसको, किसको क्या करना हो, समराइज करना हो, तो जो एक मोल है, एक मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मोलर मास, मोलिकुलर वेट, जब 1 मोल जो है वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर। इसके फार्मूले क्या थे, अगर 1 मोल में पार्टिकल निकालने हो तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, n मोल से निकालने तो n से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से फार्मूले थे। पहला फार्मूला क्या था मेरे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। दूसरा फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपको निकालने हो पार्टिकल से तो मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन प्रॉब्लम, नंबर ऑफ पार्टिकल इन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के अंदर पार्टिकल कितने हैं, डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। तीसरा फार्मूला, वेट ऑफ सब्सटेंस, अगर उस वेट का सब्सटेंस निकालना हो, उसके मोल निकाल लिए, उसके ग्राम या उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोलर मास आपका ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। चौथा फार्मूला, अगर मुझे मोल निकालने हो वेट से तो इसको इधर ले जाइए, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP कितना आएगा, मोल इंटू 22.4, कितना आएगा, मोल इंटू 22.4। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज इक्वल टू मोल इंटू 22.4 लीटर। अगर मुझे मोल निकालने हो वॉल्यूम से, मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो यहां से आप इन फार्मूलों को यूज कर सकते हैं। इसके बेस पे नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसको आप अच्छे ढंग से रिवाइज कर लीजिए, अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके देन, सी यू।